महामारी के संकट काल के बीच एक प्रश्न लोगों के लिए चर्चा का विषय बन चुका है और वो प्रश्न ये है कि इलाज की सबसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिसे मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस कहा जाता है या फिर ये भी कह लीजिए एलोपैथी कहा जाता है, क्या वो सही है या इलाज की सबसे प्राचीन पद्धति जिसे आयुर्वेदिक कहा जाता है, आयुर्वेद कहा जाता है, क्या वो सही है। इसी विषय को लेकर आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच एक टकराव की स्थिति आ चुकी है और ये विषय लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन चुका है। सो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि ये टकराव पुराना नहीं है, ये टकराव नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। सो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बिस्वाल्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में। और आयुर्वेद के बीच ये जो संघर्ष है ये काफ़ी पुराना है और ऐसा माना जाता है कि जो भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिसे एलोपैथी कहा जाता है या मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस कहा जाता है, इसका इस्तेमाल 16वीं सदी से शुरू हुआ था। तब पश्चिमी भारत के तटीय इलाकों पर पुर्तगाल का कब्जा था और तब पुर्तगाल से आने वाले जहाज़ों पर व्यापारियों के साथ डॉक्टर्स भी मौजूद रहते थे और माना जाता है कि इन्हीं डॉक्टर्स के माध्यम से आज भारत में जो एलोपैथी पद्धति है उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। तब भी इलाज की ये पद्धति सीमित नहीं थी। आप कह सकते हैं कि 16वीं सदी तक भारत में पश्चिमी पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं होता था और तब डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे। आचार्य, वैद्य, ऋषि और हकीम लोगों का इलाज करते थे और तब जो इलाज के तौर तरीके थे वो भी काफ़ी अलग थे और ये वो समय था जब डॉक्टरों को नहीं बल्कि आचार्य, वैद्य, ऋषियों को भगवान माना जाता था, जैसा कि अब हम डॉक्टरों को मानते हैं। कहा जाता है कि उस समय भारत में कई बीमारियां फैली और इन बीमारियों की वजह से कई लोगों की जानें गई और इन बीमारियों की वजह से ही एलोपैथी को हमारे देश में प्रवेश मिला। और ये वो समय था जब लोगों का भरोसा इस इलाज की पद्धति की तरफ बढ़ा और तब इसने ना सिर्फ इलाज के तौर तरीके बदले बल्कि शासन केंद्र भी बदला। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया और तभी से आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच ये जो संघर्ष था शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। आज जब भारत कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष कर रहा है और अकेले भारत में इस कोरोना महामारी की वजह से 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, तब इलाज की पद्धति को लेकर लोगों के मन में धर्म संकट खड़ा हो गया है। धर्म संकट खड़ा हुआ है योग गुरु रामदेव बाबा के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने एलोपैथी पर कुछ सवाल खड़े किए और उसके बाद अपना बयान वापस भी ले लिया। लेकिन इस बयान की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके बयान पर नाराज़गी जताई और ये जो विवाद है ये अब तक जारी है। लेकिन आज हम इस विवाद पर नहीं बल्कि इस विषय पे बात करने वाले हैं, इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये विषय भारत के 135 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच ये जो टकराव है ये कितना पुराना है और इसकी जड़ की वजह क्या है। इस विषय को समझने के लिए पहले आपको कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। भारत में अभी एलोपैथी के 12,01,354 डॉक्टर्स मौजूद हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,125 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि आयुष के चिकित्सकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 लाख ही है और इसमें आयुर्वेद के चिकित्सकों की संख्या 4.5 लाख और होम्योपैथी के चिकित्सकों की संख्या 2,80,000 है और यूनानी पद्धति से इलाज करने वाले चिकित्सकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 45,000 ही है। इलाज का और एक जो प्राचीन पद्धति है जिसे सिद्ध के नाम से जाना जाता है, इसके सिर्फ और सिर्फ 8,000 चिकित्सक मौजूद है और न्यूरोपैथी के सिर्फ और सिर्फ 1,700 यानी कि 1,700 चिकित्सक अभी भारत में मौजूद हैं। यानी एलोपैथी के डॉक्टरों के मुकाबले इनकी संख्या काफ़ी कम है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि लोग एलोपैथी के डॉक्टरों से ही अपना इलाज कराते हैं।
तो दवाइयाँ लेते हैं, और तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। इसकी भी अपनी एक वजह है, यानी आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण दवाइयों के कारण हर साल पूरी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जाती है। साल 2000 से लेकर 2030 तक, यानी कि 30 सालों में 10 बीमारियों के कारण जो 7 करोड़ लोगों की जाने जाएगी, उसे एलोपैथी की दवाइयों की वजह से, एलोपैथी की दवाइयों के कारण वो जो मौतें हैं वो टल जाएगी, यानी कि लोगों की जान बच जाएगी, लोगों को नया जीवन मिलेगा। और हम भी यही कहते हैं, जो पद्धति जान बचाए वही पद्धति सही है। सवाल ये है कि फिर ये विवाद क्यों ये विवाद? लेकिन इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा और समझना होगा आयुर्वेद और एलोपैथी का इतिहास। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं क्या है आयुर्वेद और एलोपैथी का इतिहास। तो पहले जान लेते हैं एलोपैथी के बारे में। वर्ष 1810 में जर्मनी में एक महान हेमोपैथिक चिकित्सक रहा करते थे, जिनका नाम सैमुअल हैनेमन था। उन्होंने ही एलोपैथी शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। एलोपैथी शब्द ग्रीक के 2 शब्दों को मिलाकर बनता है। पहला शब्द एलोस और दूसरा शब्द पैथोस। एलोस का मतलब होता है अलग या अन्य, यानी कि अदर और डिफरेंट, और पैथोस का मतलब होता है बीमारी यानी डिजीज। इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो हेमोपैथी है, हेमोपैथी से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि जैसे कि जो मतलब हेमोपैथी है, उसका इलाज करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है एलोपैथी से। इसमें बीमारी का जो मतलब बीमारी जो है उसे ही बीमारी का निवारण माना जाता है, यानी कि बीमारी को ही बीमारी का निवारण माना जाता है। लेकिन एलोपैथी में अगर आपको बुखार हो या कुछ भी हो, उसमें आपको ऐसी दवा दी जाती है जिससे वो जो डिज़ीज़ है, वो जो बीमारी है वो कमे। लेकिन हेमोपैथी में आपको ऐसी दवाई दी जाती है जिससे वो बीमारी बढ़े। सो इसीलिए ये दोनों जो ये दोनों जो तरीके हैं इलाज करने के, एलोपैथी और हेमोपैथी, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है और इनका इलाज करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी अलग है। इसीलिए एलोपैथी का नाम एलोपैथी दिया गया था। ये है कि हेमोपैथिक चिकित्सक यानी कि सैमुअल हैनेमन ने एलोपैथी का नाम एलोपैथी इसलिए दिया था क्योंकि हेमोपैथी से ये काफ़ी अलग है और विपरीत है। मॉडर्न मेडिकल साइंस को ही एलोपैथी माना जाता है, हालांकि कुछ डॉक्टर्स इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है, कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि इसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाना चाहिए। इसके पीछे उनकी दलील ये है कि ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, क्योंकि अगर ये जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इसमें अगर किसी दवाई को इन्वेंट किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे एक लंबे प्रशिक्षण के दौरे से गुजरना पड़ता है, और तभी अगर ये उस प्रशिक्षण में सफल होता है तभी इसे आगे जाकर इलाज के लिए मंजूरी मिलती है और ये इलाज के लिए काम में आता है। नहीं तो अगर इसे मंजूरी नहीं मिलती तो इसे इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पद्धति विज्ञान के शोध पर आधारित है। 400 ईसा पूर्व ग्रीस के एथेंस शहर में रहने वाले हिप्पोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा पद्धति का फादर कहा गया है। के एक महान चिकित्सक थे। तो अब हमने एलोपैथी के इतिहास के बारे में जान लिया है, तो अब हम जानेंगे आयुर्वेद के इतिहास के बारे में। आयुर और वेद 2 संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है। आयुर का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है विज्ञान, यानी आयुर्वेद जीवन के विज्ञान को परिभाषित करता है। अर्थवेद में 114 श्लोक ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज का जिक्र करते हैं। अर्थवेद में ऐसी कई बीमारियों का जिक्र किया गया है, बताया गया है। ऐसी कई प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि बुखार, पेट दर्द, खांसी, डायरिया और स्किन की बीमारियों के बारे में बताया गया है और इनका इलाज कैसे करना है। ऋग्वेद में 67 औषधियों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में 82 औषधियों का उल्लेख किया गया है, यानी हमारे वेदों में आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। और ये जो पद्धति है, ये जो चिकित्सा करने की पद्धति है, ये काफ़ी पुरानी है। जाता है कि एलोपैथी इलाज की उत्पत्ति आयुर्वेद के 2000 साल बाद की गई थी और आयुर्वेद ने आज तक हमें बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए हैं। वेदों में आयुर्वेद का जो उल्लेख मिला उसे आने वाली सदियों में दो भागों में बांटा गया।
है धन्वंतरी संप्रदाय। इससे संबंधित जानकारी आपको चक्र संहिता में मिलेगी और इस ग्रंथ में काफ़ी बीमारियों के बारे में विस्तार से लिखा गया है और इसे लिखा गया है चरक के द्वारा। पहला है धन्वंतरी संप्रदाय, इससे संबंधित जानकारी आपको चक्र संहिता में प्राप्त होगी, जिसमें कई बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसे लिखा गया है चारक के द्वारा। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद शरद के रूप में विख्यात है। वह कुशन राज्य के राजवैद्य थे। दूसरा संप्रदाय है अत्रि संप्रदाय। इससे संबंधित जानकारी आपको सुश्रुत संहिता में मिलेगी। इसमें 100 से भी अधिक अलग अलग सर्जरियों के बारे में लिखा गया है और 650 से भी अधिक दवाइयों के बारे में जिक्र किया गया है। इसे लिखा गया था सुश्रुत के द्वारा। सुश्रुत भी प्राचीन समय के एक महान चिकित्सा शास्त्री थे। माना जाता है कि 2500 साल पहले सुश्रुत ने ही पहली बार प्लास्टिक सर्जरी की थी और प्लास्टिक सर्जरी का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। और हमें गर्व होना चाहिए कि पहली बार प्लास्टिक सर्जरी हमारे भारत में भी की गई थी और एक भारतीय के द्वारा ही की गई थी। आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा था और उन्होंने उसका नाम दिया था तंत्र। जी हाँ, इन भागों के ये भाग हमें अलग अलग चिकित्सा के उपकरण को समझाते हैं। पहला है शाल्य तंत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्जरी कहा जाता है। दूसरा है शालकीय तंत्र, जिसे अंग्रेजी में ENT विभाग कहा जाता है, जिसमें आँख, नाक, कान, मुंह की बीमारियों इन बीमारियों का इलाज लिखा गया है। और तीसरा है कई चिकित्सा, जिसको इंग्लिश में हम जनरल मेडिसिन कहते हैं। और इसमें जैसे कि बुखार हो गया, खांसी हो गया, पेट दर्द हो गया, इन जैसी बीमारियों का इलाज लिखा है। चौथा है भूत विद्या तंत्र, जिसमें ग्रह और दोष संबंधित बीमारियों के बारे में लिखा गया है। और पांचवा है कुमार प्रत्योष, जिसमें बच्चों, स्त्रियों और स्त्री संबंधित बीमारियों के बारे में लिखा गया है। अग्ध तंत्र, जिसे इंग्लिश में टॉक्सिलॉजी भी कहा जाता है, इसमें विष यानी कि जहर के बारे में ज्ञान दिया गया है। रसायन तंत्र, सातवां रसायन तंत्र, इसमें बुढ़ापे में बाल पुरुष और दीर्घ आयु के बारे में लिखा गया है। आठवां और आखिरी वाजी, इसमें आपको शरीर के गुप्त रोग के बारे में लिखा गया है। इसमें आपको शरीर के गुप्त रोग के बारे में उल्लेख मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो प्राचीन वेद शास्त्र है, उनमें हर एक बीमारी का राज छुपा है, हर एक बीमारी का हल छुपा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही करना है कि हमें उसे स्टडी करना है, उस पर रिसर्च करनी है, उसे बढ़ावा देना है। सो गाइज, आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।